प्यारे बच्चों, आज का जो ये क्लास है आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज क्लास 10th साइंस से टोटल 80 वैसे प्रश्न को आज हम लोग करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आज के क्लास को आप प्यारे बच्चे कर लेते हैं तब आपको यह समझ में आ जाएगा कि आपकी क्लास 10th 2027 में जो साइंस का आप एग्जाम देने वाले हैं उसमें आपकी साइंस के अंदर तैयारी किस प्रकार की है। इस क्लास के बाद से आपको यह चीज क्लियर हो जाने वाला है। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास में जितने भी मैंने प्रश्न लिए हुए हैं, यानी इस क्लास में हम जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं वो सभी प्रश्न जो होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो कई बार बिहार बोर्ड इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार क्या करता है, दोहराता है। तो क्या करना है प्यारे बच्चों, एक कॉपी पेन ले लेना है और उसके बाद आपका इस 80 सवालों में से कितने सवाल सही हुआ है एक बार चेक जरूर कर लेना है। आइए बच्चों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। बिहार बोर्ड इस सवाल को कई बार दोहराया है। तो प्यारे बच्चे, आपसे पूछा था कि जो दाढ़ी बनाते हैं, बहुत से लोग दाढ़ी बनाते हैं, पता ही होगा दाढ़ी बनाना किसे कहते हैं। जब दाढ़ी बनाते हैं तो उस समय हम कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो आप कहिएगा सर हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने के समय आप कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका ये बिल्कुल क्या होने वाला है, सही जवाब हो जाने वाला है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे क्या पूछा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। मैंने आपको बताया था कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम थे। कितने नियम थे? दो नियम थे। पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, ठीक है, पहला नियम आपसे क्या कहता था कि आपतित किरण, आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल पर होता है। कहां पर होता है? तीनों एक ही समतल पर होता है। ये हमारा क्या था, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम यह कहता है कि आपतन कोण जो होता है मेरे बच्चों, जिसको हम लोग एंगल आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण होता है। ये हमारा प्रकाश के परावर्तन का कौन सा था, प्रकाश के परावर्तन का ये हमारा द्वितीय नियम था। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम जो आपको याद रखना है, यानी ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल क्या है, सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। निर्वात का मतलब क्या होता है? सबसे पहला चीज आपको यह जानना है, निर्वात का मतलब खाली स्थान, शून्य, जहां पर कुछ भी नहीं है, यानी ऑक्सीजन भी नहीं है। तो वहां पर प्रकाश की चाल क्या होगी? तो वहां पर प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या फिर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी डी नंबर जो होगा आपका आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। यानी डी का जो क्या हो जाएगा हमारा, ए और सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाने वाला है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। प्यारे बच्चों, आपको बताना है कि लेंस जो होता है, अलग अलग प्रकार का लेंस, एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है हमारा अवतल लेंस। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक यानी एसआई यूनिट पूछ रहा है, तो एसआई यूनिट जो होता है मेरे बच्चे उसका डायप्टर होता है। ऑप्शन सी आपका इस सवाल का बिल्कुल क्या है, सही जवाब है। इस सवाल का सही जवाब क्या है हमारा, ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। स्पष्ट दृष्टि का मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी चीज को, मतलब आपकी जो दृष्टि होगी यानी देखने की जो क्षमता होगी, आप कितना दूरी तक में एकदम बिल्कुल साफ देख सकते हैं, तो वो याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर। यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। यानी ऑप्शन सी आपका इस सवाल का मेरे बच्चों क्या है, वो बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। मेरे बच्चे, आपको बताना है कि जो निकट दृष्टि दोष होता है, इस दोष जब होता है तब हम लोग कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। याद हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है कि निकट दृष्टि दोष के लिए प्यारे बच्चों क्या करते हैं हम लोग, कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगर दूर दृष्टि दोष रहे तब आपको बोलना है उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया, निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे? अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, यानी कॉनकेव लेंस का प्रयोग करेंगे, याद रखना है।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्वेत प्रकाश, मेरे बच्चे आपसे क्या पूछा गया है कि जो श्वेत प्रकाश होता है यानी व्हाइट लाइट जो होती है वो कितने रंगों से मिलकर बना हुआ होता है। आपसे कौन सा लाइट के बारे में पूछा है? व्हाइट लाइट के बारे में पूछा है। तो श्वेत प्रकाश जो है ये कितने रंगों से मिलकर बना हुआ है? 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है, आपको याद रहना चाहिए। सर वो 7 रंग कौन कौन से हैं? तो वो 7 रंग को आपको इस तरह से याद रखना है, विबग्योर। क्या नाम याद रखना है? विबग्योर नाम याद रखना है, ठीक है। विबग्योर यानी वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, है ना, नीला कलर, इंडिगो यानी नील का कलर देखे है ना, उसी तरह से। बी से ब्राउन, है ना, जी से ग्रीन, वाई से येलो यानी पीला कलर, है ना, ओ से ऑरेंज नारंगी कलर, और आर से हमारा क्या? रेड। तो पूछा था कि श्वेत प्रकाश यानी व्हाइट लाइट कितने रंगों से मिलकर के बना हुआ है। तो श्वेत प्रकाश जो है वो 7 अलग अलग प्रकार के रंगों से मिलकर के एक व्हाइट लाइट बनता है। तो वो 7 कलर क्या है आपको याद कर लेना है। शॉर्टकट ट्रिक मेरे बच्चे आपका जो है वो है विबग्योर। क्या है मेरे बच्चों? वो है विबग्योर। अगला प्रश्न, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हम जो स्पेक्ट्रम प्राप्त करेंगे उसके लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे? तो हम लोग प्रिज्म का उपयोग करेंगे, याद रखिएगा। क्या करेंगे? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? प्रिज्म का उपयोग करते हैं। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। परीक्षा में इस तरह के प्रश्न जब हम स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं तो इसका उसके उपयोग के लिए हम लोग किस में प्यारे बच्चों? प्रिज्म में करते हैं। यानी ऑप्शन डी आपका ये बिल्कुल क्या है? सही जवाब है। सर विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो हमारा क्या होता है बताइए तो? वोल्ट होता है। क्या होता है? विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है मेरे बच्चों वो होता है वोल्ट। यानी ऑप्शन सी हमारा इस सवाल का बिल्कुल क्या है? सही जवाब है। मेरे बच्चे क्या है इस सवाल का जवाब? विभवांतर का एसआई मात्रक जब भी पूछे यानी एसआई यूनिट जब भी पूछे तो वो क्या होता है? वोल्ट होता है। चलिए, विद्युत धारा का मात्रक बताइए। तो मेरे बच्चों याद रखिएगा विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट जो होती है मेरे बच्चा उसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक हम लोग एम्पियर कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन डी एकदम याद रखना है। अगले प्रश्न आपसे पूछा गया कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक बताइए। तो प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक पूछ रहा है, तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक को हम लोग ओम्स बोलते हैं, है ना बच्चा। प्रतिरोध के एसआई मात्रक को क्या कहते हैं? ओम कहते हैं। ये आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। चलिए, क्लियर हो गया। प्रतिरोध का एसआई यूनिट यानी मात्रक क्या है हमारा? ओम है। एक एचपी बराबर क्या होता है? बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। एचपी का मतलब क्या होता है? एचपी का मतलब होता है हॉर्स पावर। याद रखिएगा एचपी का मतलब क्या होता है? हॉर्स पावर होता है, जिसको हम लोग अश्व शक्ति कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं हिंदी में इसे? अश्व शक्ति बोलते हैं। तो एक हॉर्स पावर का मतलब क्या होता है? एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 746 वॉट के बराबर होता है। कितना होता है? 746 वॉट के बराबर होता है एक हॉर्स पावर। जो बड़ी बड़ी जो वाहनें होती है जैसे 4 व्हीलर सब जो होता है हमारा, उसमें क्या वही हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ रहता है। समझ में आया? ज्यादातर बड़ी बड़ी गाड़ियों में, ट्रक्स में हम लोग क्या लगाते हैं? कैसना हॉर्स पावर का इंजन लगाते हैं। तो एक हॉर्स पावर यानी एक अश्व शक्ति जो होती है मेरे बच्चे वो क्या होती है? याद रखिएगा 746 वॉट के बराबर होता है। याद हो गया आपको? एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 746 वॉट। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है? जो विद्युत बल्ब होता है यानी इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, यानी जो बल्ब आप घर में देखते हैं, बिल्कुल सीएफएल वाला नहीं कह रहे हैं, जो विद्युत बल्ब होता है उसका फिलामेंट किसका बना हुआ होता है? तो कई बार आपके परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है कि विद्युत बल्ब किस का जो फिलामेंट होता है वो किससे बना हुआ होता है? तो वो टंगस्टन का बना हुआ रहता है। यानी ऑप्शन बी इस सवाल का आपका बिल्कुल क्या है मेरे बच्चे? सही जवाब है। इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हमारा क्या है? याद रखिएगा टंगस्टन है। क्या है? टंगस्टन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। बोल रहा है डायनामो से कैसी धारा प्राप्त होती है? डायनामो जो होता है इससे हमारा कैसी धारा प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा इससे हमारा प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है ना। कैसी धारा प्राप्त होती है? प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है। इस सवाल का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यानी एसी हमारा प्राप्त होता है। यानी डायनामो ऐसी धारा होती है जिससे हम लोग कौन सी मतलब किससे हम लोग किस प्रकार की धारा प्राप्त करते हैं? तो इससे हमारा बच्चा प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करते हैं। 14 का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल क्या है? सही जवाब है। चलिए,
अगले प्रश्न की ओर बढ़े। मेरे बच्चे आपसे पूछा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। जो विद्युत फ्यूज होता है, समझते हैं विद्युत फ्यूज जो होता है, जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट जो बोर्ड है उसमें क्या विद्युत फ्यूज लगा हुआ रहता है ना, ताकि आपका घर में ज्यादा करंट ना आ जाए, तो उसमें हम लोग है ना प्रवाह ना कर जाए, आर पार ना चला जाए करंट। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यानी घर का अप्लायंसेस जो है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मतलब घर से बिजली से चलने वाले जितने भी उपकरण हैं, अधिक बिजली आ जाने पर, घर में अगर अधिक बिजली ना आ जाए यानी अधिक बिजली अगर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो उसके लिए हम विद्युत फ्यूज का प्रयोग करते हैं। तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है, तो उसके लिए आपको याद रखना है ये जो है उसके ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करती है। यानी ऑप्शन नंबर 15 का क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, फॉर 15 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा क्या है, सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, पढ़िएगा कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन सा गैस होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी जो होता है मेरे बच्चों, वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बिल्कुल, अगर हम बात करें हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो 0.03% जो होता है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। अगर हम उसी जगह पे ऑक्सीजन की बात करें, हमारे वायुमंडल में ये कितना प्रतिशत होता है, तो ये 21% होता है। हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा मेरे प्यारे बच्चों कितनी होती है, तो वो 21% होती है। और उसी जगह अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, तो नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में 78% होता है। कितना परसेंट होता है, 78। हाइड्रोजन जो प्यारे बच्चों, ये हाइड्रोजन हो गया, इसके अलावा हीलियम हो गया, ठीक है, आर्गन हो गया, आर्गन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड जो मैंने बताया CO2, ये बचा हुआ 1% के अंदर ये सभी गैसेस आते हैं, जिसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% होता है। अगले प्रश्न की पे अगर बढ़े, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। तो मेरे बच्चे, आप परीक्षाओं में आपसे कई बार पूछता है कि बायोगैस बताइए, जो बायोगैस होता है इसका मुख्य घटक क्या होता है। तो इसका मुख्य घटक हम लोग मीथेन को बोलते हैं। मीथेन का सूत्र होता है C2H4। मेरे प्यारे बच्चों, मीथेन का सूत्र हम लोग कैसे लिखते हैं, C2H4 लिखते हैं। याद कर लीजिएगा, मीथेन का सूत्र क्या होता है बच्चे, C2H4 होता है। ऑप्शन बी इस सवाल का क्या है, सही जवाब है। अगला प्रश्न, सौर सेल बनने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। सौर सेल जो होता है, सोलर सेल की बात कर रही है, किया जा रहा है, ठीक है। तो सोलर सेल बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, बताइए। सोलर सेल का मतलब समझे, सौर सेल मतलब सोलर सेल, जब इसको हम बनाएंगे तो इसके बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो याद रखिएगा सिलिकॉन का प्रयोग करेंगे मेरे बच्चे। किसका प्रयोग करेंगे, सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। सिलिकॉन जिसका हमारा क्या होता है, 14 जो हमारा क्या होता है, परमाणु संख्या होती है। क्या होती है मेरे बच्चों, इसकी परमाणु संख्या होती है। याद रखिएगा, सिलिकॉन जिसका परमाणु संख्या कितना होता है, 14 होता है। सिलिकॉन का क्या होता है प्यारे बच्चों, SI होता है। इसका सिलिकॉन का सूत्र क्या होता है, SI होता है। ये आपको बिल्कुल याद रहनी चाहिए, बिल्कुल। चलिए, अब पूछा है यह AgNO3 प्लस NaCl से AgCl और NaNO3, ये जो अभिक्रिया हुआ, AgNO3 का मतलब क्या हो गया, सिल्वर नाइट्रेट। मेरे प्यारे बच्चे, AgNO3 का मतलब क्या होता है, Ag का मतलब होता है सिल्वर, ठीक है। और बच्चा NO3 यानी नाइट्रेट, तो मिलकर के क्या बनता है, सिल्वर नाइट्रेट। और किसके बीच में, NaCl, Na यानी सोडियम का सूत्र क्या होता है, Na जिसका परमाणु संख्या 11, Cl मतलब क्लोरीन जिसका परमाणु संख्या 17। तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है। तो उसी जगह पे आप देखते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के बीच में जब अभिक्रिया हुई, अब वो दूसरी ओर जब अभिक्रिया होने के बाद क्या बना, अभिक्रिया होने के बाद बन जाता है सिल्वर क्लोराइड। क्या बनता है, सिल्वर क्लोराइड बनता है। और हमारा क्या बनता है, NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट बनता है। क्या बनता है मेरे बच्चों, तो आप कहिएगा सोडियम नाइट्रेट बनता है। NaNO3 का हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम नाइट्रेट बनता है। तो हम पता है एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयंस को आपस में क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। याद रखिएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन
कहते हैं। ये भी आपको याद हो गया। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयंस को आपस में बदल ले तो ऐसी अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर है? चलिए सर, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया होती है? श्वसन का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेशन, यानी जब आप सांस लेते हैं मेरे बच्चों, तो श्वसन किस प्रकार की एक रासायनिक अभिक्रिया है? तो ये एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? क्योंकि ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऊष्मा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। कौन सी अभिक्रिया में? तो आप कहिएगा ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया में। ऊष्मशोषी अभिक्रिया में क्या होता है? सर इसमें ऊष्मा का उपयोग होता है। क्या होता है? ऊष्मा का उपयोग किसमें होता है? तो मेरे बच्चे हम कहेंगे कि ऊष्मा का उपयोग जो होता है वो ऊष्मशोषी में हम लोग ऊष्मा का उपयोग करते हैं इसमें। लेकिन ऊष्मशोषी जिसमें पदार्थ से ऊष्मा बाहर निकलती है, यानी गर्मी बाहर निकलता है। तो प्यारे बच्चों 20 का ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाने वाला है। बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है। अच्छा, आप एक बात बताइए, लिटमस विलयन अम्लीय कब होता है? अम्लीय कब होता है? और जब अम्लीय होता है, जब लिटमस, ठीक है, जब लिटमस में हम लोग क्या डालेंगे? अम्ल डालेंगे। क्या डालेंगे? लिटमस पेपर पे जब अम्ल डालेंगे, अम्ल समझते हैं ना, एसिड डालेंगे, तो इसका रंग कैसा हो जाएगा? आपसे पूछेगा रंग कैसा हो जाएगा, तो इसका रंग लाल हो जाएगा। ठीक है। जब लिटमस पेपर पे, ठीक है, लिटमस पेपर पे, है ना बच्चा, जब हमने अम्ल डाला तो उसका रंग कैसा हो गया? लाल। और जब हमने इस पर क्या डाला? लिटमस पेपर पे जब हमने क्षार डाला, यानी बेस डाला, जैसे सरफ का पानी, साबुन का पानी, साबुन, सरफ, जो कोलगेट, ये सभी क्या है? ये सभी क्षार होते हैं, यानी बेस होता है। तो इसका रंग कैसा हो जाता है मेरे बच्चों? नीला हो जाता है। ठीक है सर। लेकिन सवाल आपसे पूछा ये कि लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है, मेरे बच्चे अगर लिटमस विलयन अगर जब ना तो अम्लीय होगा और ना ही क्षारीय, तब कैसा? मतलब लिटमस पेपर अब ना ही अम्ल है ना ही क्षार है, तब उसका रंग जो होता है बैगनी हो जाता है। मेरे बच्चों उसका रंग क्या हो जाता है? बैगनी हो जाता है। 21 का ऑप्शन नंबर सी आपका इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। हमारे शरीर का पीएच मान कितने परास के बराबर होता है? तो याद रखिएगा, यानी कितने परास के बीच कार्य करता है। तो हमारे शरीर का जो पीएच मान होता है वो 7 से 7.8 के बीच के परास के बीच में कार्य करता है। अगर जिसका पीएच मान, याद रखिएगा, पीएच मान 7 से अधिक हो, पीएच मान क्या हो? 7 से अधिक हो। ठीक है, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा वो हमारा क्या होगा? वो क्षार कहलाएगा। और जिस विलयन में पीएच मान जो होगा, पीएच मान 7 से कम होगा, 7 से क्या हो? कम हो, तो मेरे बच्चों वो हमारा अम्लीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। चलिए क्लियर हो गया। तो आप हमारे शरीर के अंदर पीएच मान का जो परास के बीच, कितने परास के बीच कार्य करता है, तो याद कर लीजिए 7 से 7.8 के बीच में हमारा क्या होता है? हमारे शरीर का पीएच मान कार्य करता है। अब वायु में प्रकाश की चाल बताइए मेरे बच्चों। वायु में भी प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कहिए, या फिर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी ए और सी दोनों हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहां पर लिखिए वायु और निर्वात, एक तरफ वायु लिखे और एक तरफ निर्वात लिखे, तो आप क्या बताइएगा कि दोनों में प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो याद रखिएगा सबसे अधिक जो होती है निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होती है। हालांकि इससे थोड़ा कम होता है, लेकिन लिखते वही है। क्यों? ताकि गणना करने में, कैलकुलेशन करने में हमारा आसान हो, थोड़ा सा कम होता है, इसलिए हम समान मानते हैं वायु और निर्वात में। लेकिन जब हम समान मानते हैं, लेकिन पूछेगा आपसे सबसे अधिक किसमें होता है प्रकाश की चाल, तो आपको बताना है सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। याद हो गया? ऑप्शन डी इस सवाल का करेक्ट आंसर है। धोने वाले सोडा, धोने वाला सोडा समझते हैं ना, धोबन सोडा का बात कर रहा है। इसका रासायनिक सूत्र बताइए तो क्या होता है? तो Na2CO3 × 10H2O जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। याद कर लीजिए, धोबन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Na2CO3 × 10H2O। ये हमारा क्या होता है? धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, यानी केमिकल नेम होता है। क्लियर है? सर शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? जिसका पीएच मान 7 से अधिक होगा
वो होगा, वो क्षारीय कहलाएगा। जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्लीय कहलाएगा। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा? 7 हो जाएगा। मेरे बच्चों, शुद्ध जल जो होता है, पीने योग्य जल, साफ जल जो होता है, उसका पीएच मान 7 होता है। अगर 7 से कम है तो वो अम्लीय कहलाएगा। ठीक है, जैसे नींबू के में जितना भी प्रकार का हमारा अम्ल होता है ना, नींबू जो इसमें क्या एक प्रकार का अम्ल पाया जाता है, उसमें भी अम्ल, तो वो भी 7 से, उसके अंदर कितना होता है? 7 से कम पाया जाता है। जी सर। अम्ल का पीएच मान कितना होगा? अभी जस्ट मैंने आपको समझाया कि अम्ल का पीएच मान हमेशा 7 से कम होगा। अम्ल का पीएच मान क्या होगा? 7 से कम होगा। अगर 7 से अधिक है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? क्षार हो जाएगा। वो हमारा क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। अगर हम कहें 7 के बराबर, तो मेरे बच्चे 7 के बराबर कौन सा होगा? तो 7 के बराबर जो होगा वो शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का मेरे प्यारे बच्चों जो पीएच मान होता है वो 7 के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम, ऑप्शन ए आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताइए। मेरे बच्चे, आपको यह बताना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसका रासायनिक सूत्र क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है CaSO4, है ना, CaSO4 इंटू हाफ H2O। CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये हमारा किसका सूत्र होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। याद कर लीजिएगा, ये आपके परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न, सर स्टेनलेस स्टील समझते हैं, स्टेनलेस स्टील जो बर्तन होता है, अब इस स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा कौन सा तत्व हम लोग मिलाते हैं? तो लोहा और कार्बन के अलावा हम लोग निकेल और क्रोमियम इसमें मिलाते हैं। समझ में आया ना? जो स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है उसमें लोहा और कार्बन के अलावा भी कुछ अन्य हमारे क्या तत्व मिलाए जाते हैं। तो वो अन्य तत्व जो है हमारा वो निकेल और क्रोमियम है। क्या है हमारा? निकेल और क्रोमियम है। अगला प्रश्न, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु। अब देखिए, बहुत से बच्चे जो है इस प्रश्न में गलती कर देते हैं। गलती यह कर देते हैं कि वो धातु समझ लेते हैं, वो उन हड़बड़ी में सोचते हैं मुझे तो आता ही है, चलिए हम मार देते हैं उसका पारा। कमरे के तापमान पर एक ऐसा बताइए, ये जो पारा है ये कमरे के तापमान पर एक ऐसा धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में रह सकता है, तो वो पारा हो जाएगा। लेकिन जब आपसे अधातु पूछे तब हमारा ब्रोमीन हो जाएगा। मेरे बच्चे, क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा, जिसको हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं? Br। पारा यानी मरकरी, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मरकरी बोलते हैं। ठीक है, और इसका सूत्र क्या होता है? Hg होता है। तांबा बात करें तो कॉपर होता है। तांगा क्या होता है? कॉपर, जिसका हम लोग Cu लिखते हैं। ब्रोमीन को ब्रोमीन ही लिखते हैं। नाइट्रोजन तो को भी इंग्लिश में नाइट्रोजन ही लिखते हैं और इसका सूत्र हमारा N होता है। यानी इसको हम किस में दर्शाते हैं? N के द्वारा दर्शाते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, सबसे कठोर तत्व कौन सा है? आपसे ये कठोर तत्व, हमारे शरीर का अगर कठोर तत्व पूछे, यानी एक ऐसा जो हमारे शरीर का सबसे कठोर हिस्सा है, तो वो हमारे दांत का ऊपरी परत, जिसे हम एनेमल कहते हैं। दांत का ऊपरी परत सबसे कठोर क्यों है? एनेमल भाग है ना, एनेमल पाया जाता है। तो सबसे कठोर तत्व कौन सा है? क्या पत्थर है, हीरा है, कार्बन है, ऑक्सीजन है? तो एक बात बताइए, यहां पर ऑक्सीजन ये एक गैस है, ठीक है सर। कार्बन नहीं होगा, बिल्कुल सर। पत्थर लेक और हीरा बच गया दो, दोनों हार्ड मटेरियल है। लेकिन इन दोनों के मुकाबले में हीरा जो है इस धरती का सबसे क्या है? अधिक कठोर तत्व माना जाता है। याद रखिएगा, क्या माना जाता है? हीरे का उपयोग कई जगह पे करते हैं, ऑर्नामेंट्स के लिए, यानी गहने वगैरह में हो। इसके अलावा कांच काटने के लिए भी हम लोग हीरा का प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न, सक्रिय श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा होता है? आपसे पूछा है सक्रिय श्रेणी में। याद रखिएगा, आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लेना है। क्या याद कर लेना है? रिएक्टिविटी सीरीज याद करना है ना, याद कर लेना है। अब इसमें बताइए, जो बच्चा सक्रिय श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? तो इसमें सबसे अधिक क्रियाशील धातु जो है वो हमारा सोडियम है। वो हमारा क्या है मेरे बच्चों? तो याद कर लीजिएगा, वो हमारा सोडियम है। बिल्कुल याद कर लेना है। अब इसको बोलिएगा सर क्या? तो इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज बनाया जाएगा, और रिएक्टिविटी सीरीज को हम पहले ही बता चुके हैं इस क्लास के केमिस्ट्री के क्लासेस में।
क्लास नंबर 1 में भी हम लोग क्या कर चुके हैं, रिएक्टिविटी सीरीज को डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आप चाहे तो देख सकते हैं। अब इथीन का सूत्र क्या है, एथीन का सूत्र बताइए तो क्या होता है बच्चा। एथीन का जो सूत्र होता है वो होता है C2H4। हमारा क्या होता है, एथीन का जो सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चे, एथीन का सूत्र होता है C2H4, याद कर लीजिएगा, है ना। C2H4 किसका सूत्र होता है, बिल्कुल हमारा एथीन का सूत्र होता है। चलिए अब सर सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है आपको बताना है। इसमें सरलतम हाइड्रोकार्बन जो है वो क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा मीथेन है। इसमें हमारा क्या है, मीथेन है क्या सरलतम हाइड्रोकार्बन। आपसे पूछेगा सरलतम इसमें हाइड्रोकार्बन का बताइए, तो हमारा क्या है वो मीथेन है। यानी 33 का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाने वाला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, पूछ रहा है अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। अभिक्रियाशील मूलक को हम लोग बोलते हैं बच्चा एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड बोलते हैं। जो अभिक्रियाशील मूलक यानी इंडिकेटर होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो एल्डिहाइड बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका इस सवाल का बिल्कुल क्या है, हमारा सही जवाब है। अगले प्रश्न, सर आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी होती है। आपसे पूछा है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें उसमें वर्गों की संख्या कितनी है, तो 18 वर्ग होते हैं, ठीक है ना। और 7 आवर्त होते हैं, कितने होते हैं, 7 आवर्त होते हैं, ये याद रखना है। तो आपसे पूछा क्या था, वर्ग, तो ऑप्शन बी आपका इस सवाल का बिल्कुल क्या है, सही जवाब है। ठीक है बच्चे, अगला प्रश्न, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं, तो याद रखिएगा आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य जो होते हैं वो क्षारीय धातु होते हैं। आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के सदस्य जो होते हैं वो क्षारीय धातु होते हैं। ऑप्शन बी आपका क्या है, सही जवाब हो जाएगा। हीलियम कैसा तत्व है, तो हीलियम जो है एक प्रकार का अक्रिय गैस है, ठीक है, या फिर हम इसे उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्कृष्ट गैस भी मेरे बच्चों इसे हम लोग कहते हैं, किसको, हीलियम को, क्योंकि इसका जो हमारा क्या वैलेंसी आता है, वैलेंसी हम लिखते हैं, इसका वैलेंसी जो होता है मेरे बच्चों 0 मानते हैं, और जिसका वैलेंसी 0 है वो हमारा क्या नोबल गैस के अंदर आता है। कौन से गैस के अंदर आता है, नोबल गैस के अंदर आता है। कई बच्चे बोलेंगे सर वैलेंसी क्या है, ये भी मैंने क्लास फिजिक्स का क्लास 1 जो है, केमिस्ट्री का क्लास 1 में ही मैंने आपको ये समझा दिया है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में वैलेंसी के बारे में भी चर्चा कर दिया गया है। चलिए, कूटपाद किसमें पाया जाता है बताइए। तो अब अगला प्रश्न आपका बायोलॉजी का यह प्रश्न है, कूटपाद कई बार पूछे है। कूटपाद जो है वो अमीबा में पाया जाता है। पूछेगा अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, तो अमीबा अपना भोजन जो है वो कूटपाद के द्वारा ही प्राप्त करता है। तो ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल क्या है, सही जवाब है। एक उंगली जैसी संरचना बनाती है वो भोजन को पकड़ने के लिए, उसे ही हम कूटपाद कहते हैं, जो अमीबा में देखा जाता है। सर क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है, आपको बताना है कि क्लोरोफिल वर्णक जो होता है इसका रंग कैसा होता है, हरा होता है। क्लोरोफिल कहां पर पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। बोलिएगा सर क्लोरोप्लास्ट क्या है, यह प्रकाश संश्लेषी अंगक है, प्रकाश संश्लेषी, ये प्रकाश संश्लेषी अंगक माना जाता है, प्रकाश संश्लेषी अंगक माना जाता है। यानी इसमें प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया होती है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया जो है मेरे बच्चों वो किसमें होता है, वो होता है आपका क्लोरोफिल में, ठीक है ना। यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट में ही एक हरा वर्णक पाया जाता है। पूछेगा आपसे, क्लोरोप्लास्ट में ही एक हरा वर्णक पाया जाता है, यानी एक ग्रीन कलर का ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, और उसी ग्रीन पिगमेंट को हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, जो हरे रंग का होता है। चलिए अगला प्रश्न, रक्त क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चे आप याद रखिएगा रक्त एक प्रकार का उत्तक है। तो कैसा, रक्त एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। कैसा उत्तक है, संयोजी उत्तक है रक्त, आपको याद रखना है। यानी ब्लड, जिसको हम लोग इंग्लिश संयोजी उत्तक को कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, मनुष्य के वृक्क संबंधित है, वृक्क मतलब किडनी, समझ में आया, गुर्दा, तो ये किससे संबंधित है, पोषण से नहीं है, श्वसन से नहीं है, परिवहन से नहीं है, तो वृक्क जो है वो उत्सर्जन से संबंधित है।
क्योंकि जो हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में जरूरत नहीं होता है, वृक्क क्या करता है, उसमें उत्सर्जन करने का काम करता है ना बच्चा, जिसको हम किडनी कहते हैं। फिल्टर करने का, पानी को फिल्टर करके उसके बाद जो भी वो क्या करेगा, बचा हुआ पानी है, खराब पानी है, उसको बाहर निकाल देगा, है ना। तो मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है। आपको याद रखना है, ऑप्शन सी आपका इस सवाल का बिल्कुल क्या है, सही जवाब है। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम जो है मेरे बच्चों वो किसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल। कई बार क्लोरोफिल के बदले यहां पर लिखा रहेगा पौधा, तो याद रखिएगा क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है मेरे बच्चों। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, याद रखना है। अगला प्रश्न, सर इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन जो होता है, अब इसका कमी जब हो जाए तो हमें कौन सा बीमारी होगा, यानी कौन सा रोग होगा, तो उसकी कमी से आपको मधुमेह होता है, यानी डायबिटीज होता है। क्या होता है, डायबिटीज होता है ना बच्चे, क्या होता है, डायबिटीज होता है। तो पूछेगा आपसे इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह एक प्रकार का रोग है जिसके कारण से आपको क्या हो सकती है बच्चा, डायबिटीज हो सकती है। यानी मधुमेह एक प्रकार का रोग है जो इंसुलिन की कमी से हो सकती है, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं। ऑप्शन सी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मानव में डायलिसिस थैली क्या है। तो मानव में यानी इंसान में यानी मनुष्य में जो डायलिसिस थैली है वो किसे मानते हैं, जो मनुष्य होता है उसका डायलिसिस थैली जो होता है नेफ्रॉन को कहते हैं मेरे बच्चे, याद रखिएगा। किसे कहते हैं, नेफ्रॉन को कहा जाता है। किसे कहते हैं, नेफ्रॉन को कहते हैं। सर दो न्यूरॉन्स के मध्य मध्य वाली स्थान को क्या कहते हैं। दो न्यूरॉन्स, कितने न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन किसे बोलते हैं प्यारे बच्चों, तंत्रिका तंत्र को ही, तंत्रिका कोशिका, इसको तंत्रिका कोशिका याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, सबसे लंबी कोशिका होती है। तो इसी में, इसी को हम लोग न्यूरॉन्स कहते हैं। अब और जब दो न्यूरॉन्स के बीच का जो खाली स्थान होता है, दो न्यूरॉन्स के बीच के जो ये कुछ खाली स्थान पाए जाएंगे, तो इसी को हम लोग स्नैप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, याद कर लीजिएगा, स्नैप्स बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका इस सवाल का क्या है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, नर हार्मोन यानी इंसानों में मेल हार्मोन के तौर पर हम हमारा मतलब मेल हार्मोन का नाम क्या है। आपसे पूछा है नर हार्मोन का नाम क्या है, तो टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो मेल हार्मोन का नाम होता है। ऑप्शन सी आपका इस सवाल का बिल्कुल क्या है मेरे बच्चे, सही जवाब है। अगला प्रश्न, मुकुलन द्वारा यानी बडिंग द्वारा, मुकुलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बडिंग बोलते हैं। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, तो मुकुलन द्वारा प्रजनन जो होता है वो यीस्ट में होता है, याद कर लीजिए। मुकुलन द्वारा प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसमें, यीस्ट में होता है, याद कर लीजिए। ऑप्शन बी आपका इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, परागकोश में होता है, परागकोश में क्या होता है, तो नाम में ही इसका आंसर छुपा है, परागकोश में परागकण होता है। क्या होता है, परागकोश में परागकण होता है, जिसको पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं, है ना। क्रॉस पॉलिनेशन में यही पॉलन ग्रेन्स क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है ना, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं, याद रखिएगा। क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन्स बोलते हैं। तो परागकोश में क्या होता है, परागकण होता है। ऑप्शन डी इस सवाल का बिल्कुल क्या है, सही जवाब है। चलिए सर, पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, जो पुष्पीय पौधा होता है उसमें लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो फूलों के द्वारा ही पुष्पों में लैंगिक जनन होती है, याद रखिएगा। फूलों के द्वारा ही यानी पुष्पीय पौधों में प्यारे बच्चों जो लैंगिक जनन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो फूलों के द्वारा ही हमारा क्या होता है, लैंगिक जनन होता है मेरे बच्चों। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल क्या है, सही जवाब है। अगला, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है। अनुवांशिकी जो होते हैं, अनुवांशिकी यानी हेरिडेटरी का बात कर रहा है, जिसमें आप जानते हैं कि गुण एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किस प्रकार से ट्रांसफर करता है। आपके माता पिता के गुण उनके माता पिता से आए होंगे, फिर आपके माता पिता के गुण आप में आएंगे, फिर आपसे आपके बच्चों में जाएंगे। तो यही जो अनुवंशिकी जो चलते रहती है, डीएनए ट्रांसफर होता रहता है, तो उसी में हेरिडेटरी का पिता किसे कहते हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को हम लोग इसका क्या कहते हैं, अनुवंशिकी का पिता कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इस सवाल का क्या है, सही जवाब है।
अगला प्रश्न, मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्र की संख्या यानी गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं? तो यानी क्रोमोसोम्स की बात कर रहा है। गुणसूत्र का इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स बोलते हैं, है ना। क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 नहीं होते, 23 जोड़े होते हैं, यानी टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। जोड़े का मतलब एक जोड़ा, दो जोड़ा, दो जोड़ों का मतलब 4 क्रोमोसोम। तो 23 गुना 2 कीजिएगा तो कितना हो जाता है हमारा? 46 होता है ना। तो पूछेगा मानव शरीर के किसी सामान्य हमारे कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है, यानी 23 जोड़े होते हैं, याद रखना है। परिस्थितिक तंत्र जो होता है, परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव होता है। परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव क्या होता है? तो परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशीय होता है। परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव क्या होता है? एक दिशीय होता है। ऑप्शन ए जो है इस सवाल का बिल्कुल आपका क्या है मेरे बच्चे? सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत किसमें पाई जाती है? आपसे यह प्रश्न पूछा गया है कि जो ओजोन परत होता है, पूछिएगा ये ओजोन परत जो है ये किससे बचाता है? सूरज से आने वाली जो हानिकारक किरण है, सूरज से आने वाली हानिकारक किरण, है ना, हानिकारक किरण जिसको यूवी रेस बोलते हैं, यानी पाराबैंगनी किरण बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट रेस कहते हैं, उसी से हमें ओजोन परत बचाता है। अब इसको सबसे ज्यादा नुकसान कौन सा गैस पहुंचाता है? तो सीएफसी गैस जो है इसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है इसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और यही ओजोन परत हमारे वायुमंडल के ऊपरी सतह में यानी समताप मंडल में, प्यारे बच्चों कौन से मंडल में? समताप मंडल में हमारा क्या पाया जाता है? ओजोन परत पाया जाता है। याद रखिएगा, ओजोन परत सूरज से निकलने वाला हानिकारक किरण जिसे पाराबैंगनी किरण इंग्लिश में यूवी रेस यानी फुल फॉर्म अल्ट्रावायलेट रेस, और उससे हमें कौन बचाता है? ओजोन परत। ओजोन परत क्षति होता है कौन से गैस के कारण? तो सीएफसी गैस के कारण। सीएफसी गैस कहां से निकलता है? आपका जो फ्रिज होता है, एसी होता है, कूलर होता है ना, कूलर होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, ठीक है, इस सब में से हमारा क्या निकलता है? तो कहेंगे मेरे बच्चे सीएफसी निकलता है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया जाता है? किस प्रदेश में है? तो टिहरी बांध जो है ये आपका मेरे बच्चों उत्तराखंड में है। याद रखिएगा, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो उत्तराखंड में टिहरी बांध का हमारा क्या है? किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? बताइए, चिपको आंदोलन जो है कई बार पूछा है आपके परीक्षाओं में, जो चिपको आंदोलन है ये किससे संबंधित है? वृक्षारोपण से नहीं है, जल संरक्षण से नहीं है, मृदारोपण से भी नहीं है, वन संरक्षण से हमारा क्या संबंधित है? चिपको आंदोलन संबंधित है, याद रखना है, ठीक है। चलिए सर, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है, तो अपवर्तनांक का मान जो होता है वो होता है C/V, यानी अपवर्तनांक का मान कितना होता है? C/V, यानी C का मतलब क्या है? निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, और बटे V का मतलब किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, चाहे वो पानी हो, कांच हो या कुछ भी हो, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी V में हमारा क्या होगा? किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। C का मतलब होता है निर्वात या प्रकाश का जाल जो फिक्स है, जो हमारा क्या है? फिक्स है, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड जो फिक्स होता है। तो किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान यही होता है। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है? तो याद रखिएगा, अवतल लेंस में जो आवर्धन होता है वो 1 से कम होता है मेरे बच्चों, ये आपको याद रखना है। अवतल लेंस में आवर्धन, पूछेगा सर ये आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और हमारा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही हम कहते हैं आवर्धन, यानी मैग्निफिकेशन। प्रतिबिंब यानी हमारा जो जिसे हम इमेज कहते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही हम लोग आवर्धन कहते हैं। तो अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है किसका? 1 से कम होता है, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की हम बात करें, 1 एम्पियर बराबर होता है, 1 एम्पियर किसके बराबर होता है? तो याद रखिएगा, 1 एम्पियर जो होता है क्या 1 जूल प्रति सेकेंड? नहीं सर, ये तो होगा ही नहीं हमारा। तो क्या हो जाएगा हमारा? आप कहिएगा सर 1 कूलॉम प्रति सेकेंड हमारा 1 एम्पियर के बराबर होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। 1 वोल्ट प्रति ओम, बिल्कुल गलत, ये तो होगा ही नहीं। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक बताइए क्या होता है? विद्युत शक्ति के बारे में बताना है। तो विद्युत शक्ति का जो
एसआई यूनिट होता है मेरे बच्चे, विद्युत शक्ति का जो एसआई यूनिट होता है वो वाट होता है। विद्युत शक्ति का एसआई यूनिट क्या होता है, याद रखिएगा 59 का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। चलिए सर, टाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो टाइट्रिक अम्ल जो है हमारा किसमें पाया जाता है, वो हमारा इमली में पाया जाता है ना। टमाटर में कौन सा अम्ल अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। पूछेगा नींबू में कौन सा, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, यानी सिट्रिक एसिड पाया जाता है। सर, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताइए। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 into 2H2O। CaSO4 into 2H2O ये हमारा किसका सूत्र है? जिप्सम का सूत्र है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। आधुनिक आवर्त सारणी आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण धर्म किस आवर्त के फलन के बराबर होते हैं? तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा वो परमाणु संख्या के बराबर होते हैं, है ना। परमाणु संख्या के फलन के होते हैं, यानी जो आवर्त सारणी का जो नियम होता है उसका गुण धर्म किस आवर्त फलन के होते हैं, तो परमाणु संख्या के फलन के होते हैं, है ना। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। पादपों में जो परिवहन तंत्र में दो परिवहन तंत्र देखते हैं, एक जाइलम एक फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, जल का वहन करता है। जाइलम किसका वहन करता है, जल का वहन करता है। यानी पौधे के जड़ जब मिट्टी से पानी खींचता है और विभिन्न भागों तक पहुंचाता है तो उसमें कौन सा उत्तक कार्य करता है, तो जाइलम उत्तक कार्य करता है। और पूछेगा जब पौधे की पत्ती प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जब वो अपना खाना खुद बना लेती है तो मेरे बच्चे, तो वो जो बना हुआ भोजन है पौधे के विभिन्न भाग तक कैसे पहुंचता है, तो वो पौधे के विभिन्न भाग तक फ्लोएम उत्तक द्वारा पहुंचता है। तो दो परिवहन तंत्र होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो पादपों में जाइलम उत्तरदायी किसका होता है, तो जल का वहन करने के लिए। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण का मतलब होता है ऐसा जीव जो अपना खाना खुद बना सके। स्वपोषी पोषण का मतलब है कि ऐसा जीव जो अपना खाना खुद बना सके उसे ही हम स्वपोषी कहते हैं, और जो खुद बनाकर ही अपना पोषण प्राप्त करेगा उसे स्वपोषी पोषण कहेंगे। तो उसके लिए प्यारे बच्चों जल का आवश्यकता पड़ेगा, बिल्कुल, है ना। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जल है ना, यहाँ पर लिख दीजिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, बिल्कुल। क्लोरोफिल, प्यारे बच्चों सूर्य का प्रकाश, बिल्कुल। यानी उपयुक्त सभी जो हो जाएगा, इसमें सभी की जरूरत पड़ेगी। स्वपोषी को अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कुछ खनिज लवण, इन सभी की मदद से पौधा अपना खाना खुद बनाता है, इसलिए उसको स्वपोषी जीव कहते हैं। और स्वपोषी जीव ही स्वपोषण करते हैं, याद रखिएगा। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देता है। पाइरूवेट के विखंडन से यह क्या करता है प्यारे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देता है। तो यह क्रिया किसमें होती है, तो यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। किसमें होती है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को आपसे पूछेगा कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, यानी पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। क्या कहते हैं हम लोग, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल क्या है, सही जवाब है। सर, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? थायरॉक्सिन नाम का एक हार्मोन होता है, तो इसके लिए हमारा क्या आवश्यक है? तो बहुत से बच्चे जो जवाब दे रहे होंगे प्यारे बच्चों आयोडीन, तो हमको पता है आयोडीन ही क्या है, ये सही जवाब है। थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, तो आयोडीन आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सर, फूल में कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का एक भाग होता है, अब वही भाग जो होता है मेरे बच्चों वो किस में बदलता है? तुम कहोगे सर फल में बदलता है, तो वो फूल का कौन सा भाग फल में बदला? तो वो भाग है हमारा अंडाशय। याद हो गया, वो भाग हमारा क्या है, अंडाशय होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। प्यारे बच्चों पूछा है स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र का युग्म क्या होता है, XX, और लड़का में क्या होता है, XY। लड़की में गुणसूत्र क्या होता है, XX, और लड़का में क्या होता है, XY होता है, याद रखिएगा, ठीक है। निम्न में से कौन जैव निम्नीकरण कचरा है? जैव निम्नीकरण कचरा का मतलब सर ऐसा कचरा जिसमें हमारा डिकम्पोजर्स
यानी अपघटक उसे आसानी से क्या कर सके, सड़ा गला करके मिट्टी में मिला सके, तो ऐसे कचरे को जैव अपघटक निम्नीकरण कचरा कहते हैं। ठीक है, जैसे साग सब्जी आसानी से गल करके खत्म हो जाएगा, पर्यावरण को हानिकारक नहीं पहुंचाएगा। तो जो चीज सड़ गल करके मिट्टी में मिल जाए उसे जैव निम्नीकरण कचरा कहते हैं। तो प्लास्टिक तो हजारों साल तक नहीं गलता है, होगा नहीं। थर्मोकोल भी नहीं गलता है, पॉलीथीन भी नहीं गलता है, तो टिश्यू पेपर इसमें से क्या है, एक प्रकार का जैव निम्नीकरण कचरा है जो पूरी तरह से मिट्टी में घुलकर खत्म हो जाएगा, है ना बच्चे, अपघटित हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो मेरे बच्चों, आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो होता है वो छोटी आंत, जिससे हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। जो छोटी आंत होती है, यहां पर भोजन का संपूर्ण पाचन होता है, यानी लिख देते हैं भोजन का पूरा पाचन कहां पर होता है? भोजन का पूरा पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के कितने भाग हैं? तो इसके 3 भाग हैं। छोटी आंत के कितने भाग हैं? 3 भाग है। तो 3 भाग कौन कौन से हैं? एक ग्रहणी, एक हमारा जेजुलम और एक हमारा इलियम, है ना बच्चा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, लोहा को जिंक से लेपित करके, यानी कहने का आप तात्पर्य यह है कि जब लोहा को जिंक से लेपित किया जाता है, मतलब जिंक का परत जब चढ़ाया जाता है, तो इस प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, यानी गैल्वेनीकरण बोलते हैं, इंग्लिश में गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। जब लोहा के ऊपर आप जिंक का परत को चढ़ाते हैं तो उसको गैल्वेनीकरण यानी गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका इस सवाल का बिल्कुल क्या है, सही जवाब है। अगले प्रश्न की बात करें तो किस दर्पण का फोकस यानी फोकल दूरी धनात्मक होता है? आपको बताना है कौन सा वो दर्पण है जिसका फोकल दूरी धनात्मक होता है। तो वो उत्तल दर्पण होता है, यानी कॉन्वेक्स मिरर होता है। कौन सा मिरर? इंग्लिश में बोले तो कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे, हिंदी में अगर बात करें तो उत्तल दर्पण होता है। ऑप्शन बी आपका इस सवाल का बिल्कुल क्या है, सही जवाब है। अगले प्रश्न में अमीबा अपना भोजन, तो मैंने बताया था कूडपाद के द्वारा, इंग्लिश में उसको स्यूडोपोडिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडिया मेरे प्यारे बच्चों इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न, सर निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी का मतलब क्या होता है? जिसमें एक ही जीव में नर और मादा प्रजनन तंत्र पाया जाता है। ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं? उभयलिंगी कहते हैं, याद रखिएगा। उभयलिंगी एक ऐसा जीव होता है, यानी कि एक ही जीव में नर प्रजनन तंत्र और मादा प्रजनन तंत्र पाया जाता है। तो मछली में नहीं होता है, ना ही शेर में, ना ही बकरी में। तो केचुआ एक प्रकार का उभयलिंगी जंतु है मेरे बच्चे। क्या है? केचुआ एक प्रकार का हमारा उभयलिंगी जंतु है, याद कर लीजिए। सर सिनेबार किसका अयस्क होता है? तो याद रखिएगा सिनेबार जो है पारद यानी पारा का अयस्क होता है। ऑप्शन सी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। शुद्ध सोना का व्यक्त किया जाता है, सोना समझते हैं जिसे गोल्ड कहते हैं, सोना को क्या बोलते हैं? गोल्ड बोलते हैं। जी सर। अब सोना का सूत्र AU होता है, और शुद्ध सोना का जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। 24 कैरेट का जो सोना होता है वो शुद्ध सोना माना जाता है। 24 कैरेट का जो गोल्ड होगा, 24 कैरेट का जो गोल्ड होगा वो सबसे प्योर गोल्ड माना जाएगा। ठीक है सर, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या होगा? एथेनॉल का क्रियाशील मूलक होगा -OH। ऑप्शन ए इस सवाल का मेरे बच्चे बिल्कुल सही जवाब। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? अपवर्तन मैंने बताया था कि अपवर्तन वह होता है जिसमें प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे और जब अपनी दिशा में परिवर्तन करता है तो उसे ही अपवर्तन कहते हैं। तो अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं, याद कर लीजिएगा। ठीक है सर, 1 वोल्ट कहलाता है, बताइए तो 1 वोल्ट जो होता है, 1 वोल्ट जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो 1 वोल्ट जो होता है 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। ऑप्शन बी इस सवाल का मेरे बच्चों क्या है, बिल्कुल सही जवाब है।
अगला प्रश्न, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? तो पूछेगा मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बात पूछेगा, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो मनुष्य के मुख सबसे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है उसे यकृत बोलते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लीवर बोलते हैं। पूछेगा इसी लीवर से, यानी सबसे बड़ी ग्रंथि जिसे हम लीवर कहते हैं, इसी से कौन सा रस निकलता है? तो इसी से हमारा पित्त रस निकलता है मेरे बच्चों। इसी से कौन सा रस निकलता है? तो इसी से हमारा पित्त रस निकलता है, जिसे हम बाइल जूस बोलते हैं। पित्त रस को हम क्या कहते हैं? बाइल जूस कहते हैं। और मेरे बच्चों, जो ये पित्त रस बाइल जूस होता है, ये हमारा कहाँ से? लीवर से निकलता है। ठीक है सर। अब लीवर अगर हम बात करें, ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, इसके वजन की अगर हम बात करें, कितना इसका वेट होता है? कितना इसका वेट होता है? तो इसका वेट जो होता है वो 1 से 1.5 kg तक का इसका वेट हमारा होता है। बहुत जगह पे 1.3 भी लिखा हुआ है तो भी सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? जी सर, क्लियर है? इतने महत्वपूर्ण बात है। पूछेगा अग्नाशय से भी कौन सा रस निकलता है? अग्नाशय से भी कौन सा रस निकलता है? तो मेरे बच्चों, अग्नाशय से भी अग्नाशय रस निकलता है। ठीक है, अग्नाशय रस निकलता है। पूछेगा आपके पेट में यानी अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कहिएगा HCl अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? HCl, जो किसको सक्रिय करता है? किसे सक्रिय करता है? तो आप कहिएगा वो पेप्सिन को सक्रिय करता है। पेप्सिन नाम का एक एंजाइम हमारे पेट में पाया जाता है। क्या सर? पेप्सिन। पेप्सिन नाम का एंजाइम जो हमारे पेट में यानी अमाशय में पाया जाता है, उसको सक्रिय कौन करता है, यानी क्रियाशील कौन बनाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पूछेगा पेप्सिन किसका पाचन करता है? पहले कहिएगा पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। अब प्रोटीन का पाचन करके किसमें तोड़ता है? पेप्टोन में तोड़ता है। किसमें तोड़ता है? पेप्टोन में तोड़ता है। इससे रिलेटेड जितने भी बातें थी मैंने आपको बता दिया है ना बच्चे। अब पूछेगा छोटी आंत की कितनी लंबाई होती है? छोटी आंत का अगर हम लंबाई की बात करें तो 6 से 7 मीटर का तो होता ही है, लेकिन मैंने आपको बताया था छोटी आंत का सबसे पहला भाग जो ग्रहणी होता है, इसी में पित्त रस जिसको बाइल जूस कहते हैं, जो लीवर से निकलता है, और अग्नाशय रस, ये उनसे निकलकर कहां पर मिलता है? तो छोटी आंत के प्यारे बच्चों सबसे प्रथम भाग ग्रहणी में ही आकर मिलता है। क्लियर है? इन सभी बातों को आपको मेरे बच्चों याद रखना है। क्लियर है? याद रखना है। तो आज टोटल हमने क्या किया है? 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों को किए हैं, जो आपके क्लास 10th के 2027 में जो परीक्षा होने वाली है उसके नजरिए से ये प्रश्न आपके 80 के 80 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। कितना आपका सही हुआ इस 80 प्रश्नों में, एक बार इस वीडियो के लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा मेरे बच्चों। मिलते हैं अब हम लोग एक नए चैप्टर के साथ, है ना, एक नए क्लास के साथ। चलिए, धन्यवाद।